आज की बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज जो स्रोत हैं वो हमें अलग-अलग पैमानों पर इंसानी सोच और जुगाड़ की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर ले जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे असम के घने जंगलों से। वहां प्रकृति और टेक्नोलॉजी के बीच एक नया पुल बनाया जा रहा है। फिर वहां से हम देश की अर्थव्यवस्था में छलांग लगाएंगे और देखेंगे कि पिछले एक दशक में मतलब जो स्टार्टअप्स की दुनिया में तूफान आया है उसकी असलियत क्या है। इसके बाद हम अपनी दुनिया से बहुत बहुत दूर जाएंगे, अंतरिक्ष की गहराइयों में, जहां लगभग 50 साल पुराना एक अंतरिक्ष यान हमें आज भी हैरान कर रहा है। और अंत में हम वापस अपने शहरों की भीड़भाड़ में लौटेंगे और एक ऐसी जापानी तकनीक को समझेंगे जो कंक्रीट के बीचों बीच जंगल उगाने का वादा करती हैं। तो ये सिर्फ 4 अलग-अलग कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि इंसान मुश्किलों का हल कैसे ढूंढता है, चाहे वो पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर सौर मंडल के बाहर की दुनिया। चलिए इन सुर्खियों के पीछे की गहरी परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत काजीरंगा नेशनल पार्क से करते हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक एलिवेटेड कॉरिडोर की नींव रखी है। करीब 34.5 किलोमीटर लंबा, 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। पहली नजर में तो ये एक और बड़ी सड़क परियोजना लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, इसे समझने के लिए देखिए हमें काजीरंगा के नक्शे को दिमाग में लाना होगा। काजीरंगा एक बड़ा सपाट मैदानी इलाका है। इसके ठीक दक्षिण में नेशनल हाईवे 37 गुजरता है, जिसका अब नया नंबर 715 है। और इस हाईवे के उस पार हैं कार्बी आंगलोंग की ऊंची पहाड़ियां। अच्छा। तो ये हाईवे एक तरह से पार्क और पहाड़ियों के बीच एक इंसानी दीवार बन गया है। और यही दीवार समस्या की जड़ है ना, क्योंकि जानवर तो मतलब वो इंसानी बनाई सीमाओं को नहीं समझते। उनका तो अपना एक प्राकृतिक रास्ता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों का रिश्ता सदियों पुराना है। हर साल मानसून में जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है तो काजीरंगा का लगभग 80 से 90% हिस्सा पानी में डूब जाता है। पूरा का पूरा? हाँ, लगभग पूरा। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे में पार्क के सभी बड़े जानवर, चाहे वो एक सींग वाले गैंडे हों, हाथी हों या हिरणों के झुंड, वो सब अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जमीन की तलाश में इन कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। मतलब ये उनकी सालाना यात्रा है, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी। और इस यात्रा के ठीक बीच में आता है हमारा व्यस्त नेशनल हाईवे। बिल्कुल। यहाँ आकर चीजें सच में गंभीर हो जाती हैं। बहुत ज्यादा गंभीर। हर साल बाढ़ के मौसम में सैकड़ों जानवर गाड़ियों से कुचलकर मारे जाते हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें होती हैं। सालों से इस पे बहस चल रही थी कि इसका क्या समाधान हो। कुछ लोग कहते थे कि हाईवे को कहीं और से ले जाओ, जो कि लगभग नामुमकिन था। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल होता। कुछ कहते थे कि बाढ़ के समय ट्रैफिक रोक दो, जो आर्थिक रूप से संभव नहीं था। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर एक तरह से दोनों दुनियाओं को बचाने का एक प्रयास है। ट्रैफिक भी चलता रहे और जानवरों का रास्ता भी सुरक्षित रहे। सही कहा। ये एक तरह से वन्य जीवों के लिए एक बहुत बड़ा अंडरपास है, जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरेगा। जानवर नीचे अपने पारंपरिक रास्ते से बिना किसी रुकावट के पार्क और पहाड़ियों के बीच आ जा सकेंगे। इसको तकनीकी भाषा में कुछ कहते हैं ना? हाँ, इसे इको सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कहते हैं। मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण की जरूरतों को पहले रखता है। ये काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग के बीच की जो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है उसको फिर से बहाल करेगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, 6,000 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। क्या आलोचक ये नहीं कहते कि ये पैसा कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था, या क्या कोई और सस्ता विकल्प नहीं था? देखिए, ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर काफी बहस भी हुई है। छोटे छोटे कई अंडरपास बनाने का सुझाव भी था, लेकिन स्टडी में पाया गया कि वो हाथियों के बड़े झुंडों या दूसरे जानवरों के लिए कारगर नहीं होते। अच्छा, उन्हें खुला रास्ता चाहिए होता है। बिल्कुल, जानवरों को एक खुला और चौड़ा रास्ता चाहिए होता है। जहां तक लागत की बात है तो इसे एक खर्च के तौर पर नहीं बल्कि एक निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। काजीरंगा सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक विश्व धरोहर है, भारत की शान है। सही बात है। तो इस प्राकृतिक विरासत को बचाने की कीमत नहीं लगाई जा सकती। और ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर रहा है कि कैसे विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। तो ये कॉरिडोर एक तरह से प्रकृति और टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल बना रहा है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछले दशक में भारत में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। स्टार्टअप इंडिया योजना को अब 10 साल हो गए हैं। हाँ, 16 जनवरी 2016 को इसे लॉन्च किया गया था
और अब ये दिन नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद था युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। बिल्कुल। सरकार ने इसके लिए टैक्स में छूट, नियमों में ढील और शुरुआती फंडिंग जैसे कई कदम उठाए। और आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। जहां 2014 में करीब 500 स्टार्टअप्स थे, आज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2 लाख के पार है। हाँ, यूनिकॉर्न यानी वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, वो 4 से बढ़कर 125 से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इन बड़े-बड़े आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? यही सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, ये ग्रोथ अभूतपूर्व है और भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसने एक सांस्कृतिक बदलाव भी लाया है। वो कैसे? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, अब समाज में रिस्क टेकिंग एपेटाइट को सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। पहले नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करना एक कलंक जैसा माना जाता था। अब इसे सम्मान की नजर से देखा जाता है। लेकिन क्या इस चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी है? हम अक्सर फंडिंग विंटर जैसी बातें सुनते हैं, या ये कि ज्यादातर स्टार्टअप्स तो फेल हो जाते हैं? बिल्कुल। इन बड़े आंकड़ों के पीछे एक और कहानी है। ये ग्रोथ ज्यादातर कुछ खास सेक्टर्स जैसे फिनटेक, ई कॉमर्स और सैस में सिमटी हुई है। अच्छा, मतलब कुछ ही क्षेत्रों में? हाँ, और ये ज्यादातर बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों तक ही सीमित है। असली चुनौती अब यह है कि कैसे डीप टेक, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर या क्लाइमेट टेक जैसे मुश्किल क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, जहां असल में बड़े बदलाव की जरूरत है। और फंडिंग विंटर? फंडिंग विंटर की बात भी सच है। निवेशकों के पैसा लगाने की रफ्तार धीमी हुई है, जिससे कई स्टार्टअप्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार की जो पहले हैं जैसे जीएम पोर्टल या आईडेक्स, क्या वो इन चुनौतियों से निपटने में मदद कर रही हैं? कुछ हद तक हाँ। जीएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी विभाग सीधे छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप से सामान खरीद सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और छोटे खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। सही, लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प है वो है आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। रक्षा क्षेत्र, ये तो स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल मैदान माना जाता है। माना जाता था। आईडेक्स का मकसद ही यही बदलना है। ये रक्षा मंत्रालय की पहल है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे स्टार्टअप्स को सीधे सेना से जोड़ती है। उन्हें फंडिंग भी मिलती है? हाँ, उन्हें एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट दिया जाता है। इसका असर ये हो रहा है कि अब भारत ड्रोन, साइबर सुरक्षा और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि देश में ही एक मजबूत घरेलू इंडस्ट्री तैयार हो रही है। मतलब हम अब रक्षा उपकरणों का निर्यात भी करने लगे हैं? बिल्कुल, कुछ हद तक हाँ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या रक्षा क्षेत्र, जो अपनी धीमी प्रक्रियाओं और नौकरशाही के लिए जाना जाता है, वो सच में इन फुर्तीले स्टार्टअप्स के साथ तालमेल बिठा पा रहा है? क्या पेमेंट में देरी जैसी समस्याएं नहीं होती? चुनौतियां तो हैं। रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारे नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है, जो एक छोटे स्टार्टअप के लिए मुश्किल हो सकता है। पेमेंट साइकिल भी कभी-कभी लंबे होते हैं, लेकिन आईडेक्स का ढांचा इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए बनाया गया है। एक पुल की तरह? हाँ, ये स्टार्टअप्स और सेना के बीच एक पुल का काम करता है। यह एक लंबी दौड़ है, लेकिन शुरुआत सही दिशा में हुई है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता के लिए बहुत जरूरी है। लंबी दौड़ और रणनीतिक सोच की बात करें तो शायद ही नासा के वॉयेजर मिशन से बेहतर कोई उदाहरण हो। खबर है कि वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से 1 प्रकाश दिवस की दूरी पर पहुंच गया है। ये सोचना भी हैरान करता है। 1 प्रकाश दिवस मतलब वो दूरी जो प्रकाश की किरण एक पूरे दिन में तय करती है। और प्रकाश 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटों में ये कितनी दूर जाएगा। ये लगभग 26 अरब किलोमीटर की दूरी है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये यान 1977 में लॉन्च हुआ था। आज इसे लगभग 47 साल हो चुके हैं। हम इससे अब भी संपर्क कैसे कर पा रहे हैं? मेरा फोन तो 3 साल में पुराना हो जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। नासा दुनिया भर में फैले अपने डीप स्पेस नेटवर्क के विशाल एंटेना का उपयोग करके इससे बात करता है, लेकिन असली जादू इसकी पावर में है। इसमें सोलर पैनल नहीं है? नहीं, सूरज से इतनी दूर उनकी कोई कीमत नहीं। इसकी बजाय ये रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जेनरेटर या आरटीजी पर चलता है। आरटीजी, ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहूं तो ये एक तरह की न्यूक्लियर बैटरी है।
इसमें प्लूटोनियम 238 जैसा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा है जो धीरे धीरे क्षय होता है। इस प्रक्रिया में जो गर्मी निकलती है उसे बिजली में बदल दिया जाता है। और ये दशकों तक चलती है? बिल्कुल। इसीलिए वॉयेजर आज भी हमें सिग्नल भेज पा रहा है, भले ही उसकी शक्ति अब एक फ्रिज के बल्ब से भी कम हो गई है। एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था। ये तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के रास्ते अलग-अलग थे। ऐसे मिशन लॉन्च करने के लिए ग्रहों की एक खास सीध का इंतजार करना पड़ता है, जिसे लॉन्च विंडो कहते हैं। अच्छा। वॉयेजर 2 का रास्ता लंबा था। उसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून चारों ग्रहों के पास से गुजरना था। उसके लिए सही मौका पहले आ गया। और वॉयेजर 1? वॉयेजर 1 का रास्ता छोटा था। उसे सिर्फ बृहस्पति और शनि का अध्ययन करना था, इसलिए उसे बाद में एक तेज रास्ते पर भेजा गया और उसने वॉयेजर 2 को रास्ते में पीछे छोड़ दिया। और अब ये दोनों हमारे सौर मंडल के प्रभाव से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस यानी 2 तारों के बीच की खाली जगह में यात्रा कर रहे हैं। सोच कर ही अजीब लगता है। बिल्कुल। 1977 में जब ये लॉन्च हुआ तब इंटरनेट नहीं था, पर्सनल कंप्यूटर आम नहीं थे। ये हमारी उस पीढ़ी का एक दूत है जो अनंत में यात्रा कर रहा है। बिल्कुल। और ये अपने साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी ले जा रहा है जिसमें धरती की आवाजें, संगीत और तस्वीरें हैं। ये एक तरह से अंतरिक्ष में तैरता हमारा टाइम कैप्सूल है। तो अंतरिक्ष की इस अनंत यात्रा से चलिए अब वापस अपनी धरती पर आते हैं और उस इंसानी इंजीन्यूइटी की बात करते हैं जो हमारे शहरों का चेहरा बदल सकती है। ये है मियावाकी विधि। अकीरा मियावाकी एक जापानी वनस्पति शास्त्री। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे बहुत छोटी जगह में बहुत तेजी से एक घना जंगल उगाया जा सकता है। दावा है कि इस विधि से पेड़ 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। हाँ, यही दावा है। 10 गुना तेजी से? ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका राज है डेंसिटी यानी घनत्व। पारंपरिक बागवानी के विपरीत, जहां पेड़ों को आराम से फैलने के लिए दूर दूर लगाया जाता है, मियावाकी में 3 से 4 पौधे प्रति वर्ग मीटर में बहुत पास पास लगाए जाते हैं। बहुत पास? हाँ, और ये सभी पौधे उस इलाके की स्थानीय प्रजातियां होती हैं। तो इस भेड़ का क्या नतीजा होता है? नतीजा होता है होड़। सभी पौधे सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और इस होड़ में वो नीचे फैलने की बजाय सीधे ऊपर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब वो एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं। एक तरह से हाँ, साथ ही क्योंकि सिर्फ स्थानीय प्रजातियों को ही चुना जाता है जो उस मिट्टी और जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त हों, उनके जिंदा रहने की दर बहुत ज्यादा होती है। बस पहले 2-3 साल उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके बाद जंगल आत्मनिर्भर हो जाता है। ये सुनने में तो किसी जादुई समाधान जैसा लगता है, खासकर हमारे प्रदूषित और कंक्रीट से भरे शहरों के लिए। लेकिन क्या ये वाकई इतना अच्छा है? क्या इसकी कोई सीमाएं या कमियां भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। ये समझना जरूरी है कि मियावाकी जंगल एक पुराने प्राकृतिक जंगल का विकल्प नहीं है। एक प्राकृतिक जंगल में पेड़ों के अलावा झाड़ियां, घास, कवक और जानवरों का एक पूरा इकोसिस्टम होता है, जिसे बनने में सदियां लगती हैं। बिल्कुल। मियावाकी विधि उस तरह की जैव विविधता को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती। ये एक कह सकते हैं डिजाइनर जंगल जैसा है। तो इसका सबसे सही इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल शहरी इलाकों में खाली पड़ी छोटी छोटी जमीनों पर ग्रीन लंग्स बनाने के लिए है। फैक्ट्री के आसपास, सड़कों के किनारे या हाउसिंग सोसाइटी में, जहां आप कम समय में एक हरा भरा पैच बनाना चाहते हैं जो धूल और शोर को सोख सके और तापमान को कम कर सके। बिल्कुल। ये हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन शहरी पर्यावरण को सुधारने के लिए ये हमारे तर्कश में एक बहुत शक्तिशाली तीर है। तो आज हमने असम के जंगलों में जानवरों के लिए एक सुरक्षित रास्ते से लेकर भारत के स्टार्टअप्स की तेज रफ्तार दुनिया, अंतरिक्ष में वॉयेजर की लगभग आधी सदी की यात्रा और अपने शहरों में जंगल उगाने की अनोखी तकनीक तक का सफर तय किया। और इन सभी कहानियों में जो एक धागा इन सबको जोड़ता है, वो है नवाचार या इनोवेशन का। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं है, ये सोच का इनोवेशन है। सही कहा। काजीरंगा में ये प्रकृति के साथ जीने का इनोवेशन है, स्टार्टअप्स में ये आर्थिक मॉडल का इनोवेशन है, वॉयेजर में ये इंसानी जिज्ञासा और सहनशीलता का इनोवेशन है, और मियावाकी में ये शहरी जगहों को फिर से कल्पना करने का इनोवेशन है। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जब हम अपने समय की बड़ी चुनौतियों को देखते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता या शहरीकरण, तो हम अपने आसपास इस तरह के नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?
और क्या समाधान बड़े और महंगे ही होने चाहिए या छोटे और स्थानीय भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।